होप यू गाइज आर डूइंग वेल। दिस साइड निशांत। ठीक है, तो अगेन हम अपना सेशन लेके आए हैं हिंदू का, जो कि आपका है 19th ऑफ फैब का। ठीक है, जो कि आपका है 19th ऑफ फैब का। तो न्यूज़ बहुत सारी है सर, कुछ चेंजेस करने की मैंने कोशिश की है। सिंस अब हिंदू में जो है आपको विद इन हाफ एन आवर या विद इन 45 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। टास्क है वो बहुत टीडियस है, लेकिन देखते हैं सर कैसा ये आगे हमारा काम होता है। ठीक है, तो चलिए सर हम सेशन अपना शुरू करते हैं। पेपर मैंने खोल रखा है आपके पास। ठीक है, तो हम पहले पेज में आ जाते हैं सर। शुरुआत हम पहले पेज से ही करेंगे। एक मिनट दीजिएगा। देखिए, ये आप भी जानते हैं सर कि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं। फार्मर्स की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स हैं। ठीक है, अब डिमांड्स में क्या हुआ है कि आप जानते हैं कि क्या हमारे पास डेवलपमेंट हुआ था 26 जनवरी को जो हुआ। 26 जनवरी को जो हुआ वो हम सबने देखा। ठीक है, 26 जैन को जो हुआ वो हम सबने देखा। उसके बाद ये टूल किट वाले मामले ने बात पकड़ ली। ठीक है, उसके बाद ये टूल किट मामले ने बात पकड़ ली, टूल पकड़ लिया। टूल किट क्या है इसके बारे में मैंने कल एक सेशन लिया है, वो आप देखिएगा। ठीक है, तो 26 जैन के बाद क्या हुआ ना सर, फार्मर्स का क्या हुआ, जो लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट था, क्योंकि फार्मर्स जहां पर भी धरना दे रहे थे, जो वहां के लोकल लोग थे इनकी हेल्प कर रहे थे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, खाने के फॉर्म में हो, उनको रहने के लिए मतलब कुछ लकड़ियां दे दी आग जलाने के लिए, टेंट के लिए कपड़ा दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो लोकल कम्युनिटी थी वो इनकी हेल्प कर रही थी। लेकिन वेरिन क्या हुआ ना, जैसे ये प्रोटेस्ट के 26 जनवरी को जो हुआ, हमने देखा कि खालिस्तान या झंडा जो है हमारे देश से ऊपर लहराया गया रेड फोर्ट में। उसके बाद क्या हुआ ना, लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट इनसे चला गया। और धीरे धीरे, जैसा हम जानते हैं, कभी भी अगर किसी प्रोटेस्ट में लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो प्रोटेस्ट जो है बहुत ज्यादा टाइम तक फीजिबल नहीं रहेगा, या बहुत ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसका एग्जाम्पल आप ट्रेस कर सकते हैं हमारे आंदोलन के मूवमेंट से। जितने भी मूवमेंट जिसमें हमें मास लोगों की, मतलब बहुत सारे लोगों की उसमें वो मिली है, योगदान दिया है, वही मूवमेंट सक्सेसफुल हुए हैं। और गांधी जी इस बात के लिए बहुत ही एक्सपर्ट थे। वो चाहते थे कि हर एक आदमी मूवमेंट में भाग ले, मतलब लोकल कम्युनिटी का भाग लेना बहुत जरूरी है। सॉरी। ठीक है, तो क्या है, धीरे धीरे इनका सपोर्ट चले गया। फिर कोई कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे दोबारा से इन्होंने अपने ग्रुप्स को एक साथ किया, यूनियंस को एक साथ किया, और जो है मूवमेंट को दोबारा से ट्रैक में लाने की कोशिश की। ठीक है, वो भी वायलेंट, मतलब कि कह सकते हैं कि नॉन नॉन वायलेंट होना चाहिए, वायलेंट तरीके से नहीं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने थर्सडे को क्या किया, इन्होंने रेल रो को ऑर्गेनाइज किया था थर्सडे को, जिससे जिससे कि बेसिकली नेग्लिजिबल इम्पैक्ट हुआ है रनिंग ऑफ ट्रेन में। ये कहना है रेलवे का कि हाँ ये आंदोलन हुआ, लेकिन इससे ट्रेनों के रनिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। कहीं छोटी मोटी जगह पे हल्का इम्पैक्ट हुआ होगा, वरना बड़े स्केल में कोई ऐसा इम्पैक्ट ट्रेनों को नहीं हुआ है। और ये प्रोटेस्ट जो है ना, ये बड़ा पीसफुल था, इट पासिस ऑफ पीसफुली। तो मुझे इस पूरे आर्टिकल में एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पीसफुली। अगर ये फार्मर्स प्रोटेस्ट आगे भी पीसफुली जाता है तो देन इट इज अ मेजर कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट। सिंस अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं इनके सपोर्टर्स भी इनका साथ देंगे। लेकिन अगर पीसफुल नहीं हुआ सर, तो आप जानते हैं हमारे देश की जनता को किसी भी मूवमेंट को नीचे गिराने में समय नहीं लगता है। ठीक है, तो वैसे मैं चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल रहे। ठीक है, ये हमारी पहली पहली जो है न्यूज थी। ठीक है, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी न्यूज क्या है, जो हमारे स्पोर्ट्स लवर हैं वो देख लीजिए कि आईपीएल का ऑक्शन हुआ, कुछ प्लेयर्स को जो है रिलीज किया गया था। उसमें से जो टॉप पिक्स हैं आपकी इंटरनेशनल प्लेयर्स में से, वो है क्रिस मॉरिस, जो कि 16 करोड़ के 16.25 करोड़ के में बिके हैं। दूसरा है काइल जेमिसन, जो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, 15 करोड़ में बिके हैं। ग्लेन मैक्सवेल, रिचर्डसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, एंड देन गौतम जो कि इंडियन है। ठीक है, 9.25 करोड़। तो ये आपके यूपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या हुआ है सर, क्वाड की मीटिंग हुई है। क्वाड में कौन कौन है पहले ये बताइए, क्वाड में कौन कौन है? क्वाड में है यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया और हम इंडिया। ठीक है, मतलब इसका मैं कोड वर्ड बताऊं तो आपको, इसका कोड वर्ड हमारा हो सकता है यूजे, यूएसए, जापान, एआई, यूजे एआई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इन्होंने क्या किया है, इनकी मीटिंग हुई है, मिनिस्टर लेवल जो है मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या हुआ है ना सर, उस मीटिंग में कुछ डिस्कशन हुआ है,
पहला डिस्कशन हुआ है म्यांमार को लेकर, म्यांमार में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बात की है कि जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ है म्यांमार में, और कहा है कि वहां पर मिलिट्री टेक ओवर जो है वो नहीं होना चाहिए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बहुत जल्दी जो है रिस्टोर करना चाहिए, ठीक है, ये बात की गई। उसके अलावा क्या बात की गई कि हम चाहते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स होना चाहिए। तीसरी बात सर ये की गई, ग्लोबल गुड के लिए हम काम करना चाहते हैं, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे हम बात करें इंडो पैसिफिक की, ठीक है। इंडो पैसिफिक में हम हमेशा क्या बात करते हैं कि सी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम नेविगेशन ना कर पाए, हम फ्री नेविगेशन कर पाए, कहां पर, इंडो पैसिफिक में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मेन कंसर्न था सर म्यांमार का। तो अगर मैं इसका क्रक्स निकालूं, क्या बात हुई इनकी मिलिशियल टॉक में, इनकी बात हुई म्यांमार के ऊपर कि म्यांमार में क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड किया जाए, ठीक है, और एक आपस में एक पीसफुल रेजोल्यूशन रखा जाए जिससे कि जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो है दोबारा से सामने या ऊपर लाया जाए। इसके अलावा हमने कहा कि हम कंट्री जो है ग्लोबल गुड के लिए काम करना चाहते हैं। कौन कौन सी यूजेएआई कंट्री जो है ग्लोबल गुड के लिए काम करना चाहते हैं, और हम कोविड-19 और इंडो पैसिफिक में भी जो है अच्छा काम करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार की ही बात हुई पूरे उसमें, और इंडिया की तरफ से किसने इसको अटेंड किया, इंडिया की तरफ से इसको अटेंड किया एक्सटर्नल मिनिस्टर्स एस जयशंकर और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन, ठीक है। चलिए, ये एक रो आया है आपका, या एक डिस्प्यूट आया है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ लोगों को बताना चाहूंगा जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी, किस पे, नेबरिंग राइट पे, एक मेरी करंट अफेयर की वीडियो है, ठीक है, वो थी आपकी नेबरिंग राइट्स पे। तो जिसने नहीं देखी वो देखेगा, क्योंकि वो मामला इससे पूरा मिलता जुलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूंगा आपको, पहले बात करते हैं सर इस मामले की। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया ने सर क्या कहा, एक मिनट दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कह दिया जी, ऑस्ट्रेलिया ने यह कह दिया है, किसे, फेसबुक से और गूगल से, कि भाई जो भी आप न्यूज कंटेंट दिखाएंगे, जो भी आप न्यूज कंटेंट दिखाएंगे, आपको उसके लिए जो न्यूज चैनल है या जो न्यूज़पेपर है, जो न्यूज चैनल है या जो न्यूज़पेपर है, उसे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। समझ में आया क्या कहा गया, इजी सा, इजी एज इट गेट्स, यही मैंने इजी बता दिया आपको। ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉ पास किया जिसमें फेसबुक और गूगल से कहा गया कि भाई जो भी न्यूज कंटेंट आप दिखाते हो ना, उस पे जो भी न्यूज कंटेंट आप दिखाते हो, उससे क्या होगा, जिस भी पेपर का वो होगा उससे रॉयल्टी आप प्रोवाइड करोगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल गूगल की बात करता हूं, ठीक है। मैंने ये देखिए नेट खोल दिया, मैंने पहले लिखा गूगल, गूगल सर्च, चलिए मैंने पहले गूगल लिख दिया, एक मिनट दीजिएगा। ये देखिए, ये मेरा आ गया गूगल का सर्च इंजन, ठीक है, ये मेरा आ गया गूगल का सर्च इंजन, ठीक है। अब मैं इसमें लिखता हूं कोई भी मैटर, मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया इंडिया का कोई मैटर, लिखते हैं अभी क्या चल रहा है हाल ही में इंडिया में, हम लिखते हैं इंडिया का टूल किट केस, ठीक है। मैंने लिख दिया इंडिया का टूल किट केस, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा इंडिया का टूल किट केस, तो ये एक पहला लिंक आ गया, और ये लिंक किसका है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। चलिए हम ये लिंक खोल लेते हैं, हमने ये लिंक खोल लिया, ठीक है। अब देखिए इस लिंक से क्या हुआ, मैं कहां पर डायरेक्ट हो गया, मैं डायरेक्ट हो गया कहां पर, टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट पे। मैं कहां पर डायरेक्ट हो गया, मैं डायरेक्ट हो गया, ये मेरा कर्सर देखिए मैं कहां दिखा रहा हूं आपको, मैं कहां डायरेक्ट हो गया, मैं डायरेक्ट हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट पे। किसके थ्रू गया मैं गया गूगल इंजन के थ्रू, ठीक है, मैं गया गूगल इंजन के थ्रू, ठीक है। अब गूगल क्या करता है ना, गूगल क्या करता है इससे, गूगल इसमें ऐड देके पैसा कमाता है। फॉर एग्जांपल कैसे, आप देखते हैं, रुक जाइए, कोई ऐड दिख नहीं रहा है मुझे इस साइट में, एक मिनट दीजिएगा, कहीं ना कहीं तो ऐड आएगा अभी, थोड़ा डिले हो रहा है लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, कोई और साइट खोल लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा सर। जब मैं कुछ अच्छा दिखाना चाहता हूं तभी मेरा नेट काम नहीं करता है, ये देख लेते हैं, शायद इसमें आ जाए इंडियन एक्सप्रेस में,
एक मिनट दीजिएगा। मतलब मैंने अभी तक क्या किया, मैंने गूगल सर्च इंजन में जो है सर्च किया क्या, टूल किट केस, और उसने मुझे किसी स्पेसिफिक पेपर या डिफरेंट डिफरेंट पेपर की साइट में जो है रेफर कर दिया है। ठीक है, इसने मुझे डिफरेंट डिफरेंट पेपर की साइट में जो है रेफर कर दिया है। ठीक है, अभी सर यहाँ पर ऐड नहीं दिखा रहा है, होता क्या है ना, होता क्या है, ये देखिए ये पहला ऐड आ गया, देखिए ये ऐड आ गया, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए मेरा कर्सर देखिए, आप लोग मेरा कर्सर देखिए, ये ऐड आ रहा है एमसीए का। अब ये ऐड देखिए कौन दिखा रहा है, ये इसमें क्लिक देखेंगे, इसमें डॉट में हाथ लगाइए, ऐड बाय गूगल। साइट किसकी है, साइट है इंडियन एक्सप्रेस की। सर्च इंजन किसका है, गूगल का। ऐड कौन दे रहा है, गूगल। तो गूगल क्या कर रहा है, जो लोग इस आर्टिकल को इस पेपर से पढ़ना चाहते हैं, गूगल इंजन उसे इस पेज में डायरेक्ट कर रहा है, वो लोग इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं और गूगल इस पेज में क्या दे रहा है, ऐड दे रहा है, और इस ऐड से गूगल क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। समझ में आया आपको कि गूगल कैसे पैसा कमाता है। गूगल का क्लियर हो गया। गूगल का सब मेरे ख्याल से गूगल का तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, गूगल का तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी आशंका या समस्या नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं एफबी की। एफबी में क्या होता है ना सर, कुछ पेजेस होते हैं। एफबी में क्या होते हैं सर, कुछ पेजेस होते हैं। एफबी में कुछ पेजेस होते हैं, जैसे ये पेज हो गया, देखिए एफबी में पेज है, इंटरनेट कंपनी के नाम से पेज है। वैसे ही एफबी में कोई पेज होता है, जैसे कि मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स का पेज हो गया है एफबी में, या ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं। या फिर क्या होता है, हम कुछ न्यूज लिंक जो है एफबी में शेयर कर देते हैं। ठीक है, अब जो न्यूज लिंक हम एफबी में शेयर करते हैं, देखिए एक ऐड ये भी आ गया। अब जो न्यूज लिंक हम एफबी में शेयर करते हैं, उससे क्या होता है, एफबी जो है उस न्यूज में उसको डायरेक्ट करता है। और ऑस्ट्रेलिया क्या कह रही है, जो कि आप ये डायरेक्ट कर रहे हैं उसका आप पैसा दीजिए हमें, हमें नहीं, उस पेपर को जिसकी साइट में आप डायरेक्ट कर रहे हैं उसे पैसा दीजिए। किससे कह रहा है, गूगल से और एफबी से। ठीक है, न्यूज समझ में आ गई सर आपको। इसके विवाद में क्या हुआ, एफबी ने कुछ समय के लिए, जितने भी आपका ना, इसके विवाद में क्या हुआ, एफबी ने कुछ समय के लिए सारी एक्सेस ब्लॉक कर दी ऑस्ट्रेलिया में, सारी एक्सेस ब्लॉक कर दी। किसके लिए, न्यूज साइट्स के लिए, जो न्यूज लिंक्स थे उसके लिए सारी एक्सेस ब्लॉक कर दी एफबी में। उसके अलावा बाकी जो कुछ चैरिटी भी थी, कुछ चैरिटी वाली सर्विसेज थी वो भी ब्लॉक हो गई, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट की सर्विस थी वो भी ब्लॉक हो गई। इसका देखिए एक फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे मानिए ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये तो इंटरनेट कंपनी का है, वैसे ये पेज मान लीजिए हो जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स का, तो देखिए पूरा ब्लॉक कर दिया, नो पोस्ट येट। समझ रहे हैं, तो ये पूरी जो एक्सेस थी कहीं ना कहीं एफबी ने ब्लॉक कर दी, और उससे क्या हुआ, एक ब्लैकआउट ऑस्ट्रेलिया में आ गया। ठीक है, समझ में आया सर आपको। और इससे बहुत सारे जो है वहां पर विवाद उठ गया कि जो टेक कंपनीज है ये अपनी मोनोपोली दिखा रही हैं, और ये तो सिर्फ आगाज है, कभी ये टेक कंपनीज इतनी बड़ी हो जाएंगी कि ये एक तरह से कंट्री के ऊपर वॉर भी डिक्लेयर कर सकती है, चाहे वो टेक वॉर हो या आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मुद्दा समझ में आया सर आपको, क्या मुद्दा है। एफबी और गूगल से कहा जा रहा है कि आप जो न्यूज कंटेंट दिखाते हैं उसमें आप हमें रॉयल्टी प्रोवाइड करें हमारे पेपर्स को। ठीक है, गूगल कैसे दिखाता है, हमने दिखा दिया। गूगल सर ऐसे दिखाता है, ये देखिए गूगल कैसे दिखाता है, ये ऐड दिखा रहा है गूगल यहाँ पर इन पेपर्स में। और फेसबुक क्या करता है, फेसबुक में पेज बनते हैं, हम लिंक शेयर करते हैं, उससे ये होता है। ठीक है, गूगल अभी हाल ही में ही इस चीज को लेकर फ्रांस में इसने डील साइन की है, जहां पर इसने फ्रांस के न्यूज़पेपर्स को पे करने की बात की है। गूगल ने अभी फ्रांस में जो है पेपरों को पे करने की बात की है, और उसे वहां कहते हैं नेबरिंग राइट्स। इसे क्या कहते हैं हम, नेबरिंग राइट्स। तो जो गूगल जो है फ्रांस के पेपर को जो लिंक, जिस लिंक को फॉलो करते हुए लोग फ्रांस के पेपर में आएंगे, और जो वहां पर गूगल ऐड दिखाएगा, उस ऐड से क्या होगा, गूगल जो रॉयल्टी जो कमाएगा, थोड़ी रॉयल्टी उस पेपर को पे करेगा। ठीक है, आप खुद समझिए, हमने गूगल इंजन खोला, वहां हमने टूल किट लिखा, टूल किट हमें यहाँ पर ले आया इंडियन एक्सप्रेस में। इससे क्या हो रहा है कि इस पेपर की व्यूअरशिप बढ़ रही है, लेकिन इससे कुछ रेवेन्यू का क्रिएट हो रहा है, लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस एड को देखे गूगल का कितना रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, इस एड से गूगल का कितना रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है। देखिए ये भी एड है, एड ही एड है सर, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, समझ रहे हैं, ये गूगल का पूरा रेवेन्यू है। तो आई गेस अभी का केस आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब डिटेल्स उसकी कभी मौका मिलता है तो एक मैराथन भी ले लेंगे इस पर। ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए जानने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, चलिए
रुकिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये एक डेटा है हमारे पास, ठीक है, ये आप आपके मेंस में कभी काम आ सकता है। डेटा क्या कहता है, ये डेटा कह रहा है पॉल्यूटेड एयर किल्ड अराउंड 54,000 इन दिल्ली। ये देख लीजिए, दिल्ली में दिखा रहा है कि 54,000 जो लोग हैं किल्ड हुए हैं, ठीक है। मुंबई में कितने हैं, 25,000 हैं। बेंगलुरु में है 12,000, हैदराबाद में है 11,000, चेन्नई में है 11,000, लखनऊ में है 67,000। ये क्या है, ये है सर एस्टिमेटेड डेट। और एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हुआ, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका मतलब ये है कि पीपल विलिंगनेस टू पे। मतलब अगर मान लीजिए, अगर अपनी आपकी जिंदगी में से एक साल कम हो गया, या आप एक साल डिसेबिलिटी के साथ रहते हैं, और अगर उसको मैं मनी में कन्वर्ट करूं, अगर मैं उसको मनी में कन्वर्ट करूं, मतलब कुछ नहीं है सर, ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ये चीज है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का एक साल कम हो गया, या आप एक साल जिंदगी में डिसेबिलिटी से रहते हैं, और अगर उसमें आप कितना पे कर सकते हैं इस चीज को अवॉइड करने के लिए, उसको हमने मनी के टर्म्स में लिया है, तो कितना लॉस हो रहा है, 58,895 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो ये पूरा डेटा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आ सकता है। और ये किसने रिपोर्ट निकाली है, ये निकाली है ग्रीन पीस रिपोर्ट ने, ठीक है। चलिए, ये एक पीटी के हिसाब से न्यूज है जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। न्यूज है हैदराबाद को क्या मिला है, ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस मिला है। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये किसने दिया है, आर्बोर डे फाउंडेशन एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या मिला है, ट्री सिटी स्टेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल पढ़ने लायक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टू बेनिफिट फार्मर्स, ठीक है। अब समझिए ये क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पीयूष गोयल साहब, ये कहना चाह रहे हैं इट विल एड इन ट्रैकिंग एंड यूज बेनिफिशरीज। इससे क्या होगा बायोमेट्रिक से, कि जो बेनिफिशरीज है, जो लास्ट में जिसको फायदा होना चाहिए, ये उसको ट्रैक कर सकता है, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है सर, देखते हैं एक बार, एक मिनट दीजिएगा। अब देखिए, इन अ बिट टू कट आउट मिडिलमैन को हटाने के चक्कर में, या इसको हटाना चाहते हैं, एंड इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस, द सेंटर इज एनकरेजिंग दी स्टेट्स टू डिप्लॉय बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ फार्मर्स। मिडिलमैन को हटाने के लिए, ठीक है, और जो फार्मर्स की प्रोड्यूस है उसे हम डायरेक्ट फार्मर्स को दे पाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ फार्मर्स का यूज करना चाहते हैं। यूपी में ये ऑलरेडी रोल आउट हो चुकी है, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ये रोल आउट होने वाली है। ये कब आ रहा है, ये इनिशिएटिव कब आ रहा है, जब फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी मिलना चाहिए, लीगल गारंटी दैट ऑल देयर क्रॉप्स विल बी प्रोक्योर्ड एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या है, उनको एमएसपी मिलना चाहिए। एंड डिमांडिंग द रिपील ऑफ द 3 फार्म लॉस, ये भी अभी डिमांड में चल रहा है, ठीक है। ये है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, मिडिलमैन हु एक्ट्स एज कमीशन एजेंट्स और अरहितियास आर अ की पार्ट ऑफ द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस एट दीज मंडीज। समझ रहे हैं सर, मंडी को अगर मैं कहूं कि मैं समझा पाऊंगा इतनी जल्दी, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। मंडी के ऊपर भी मैंने एक सेशन लिया है, इन 3 फार्म लॉस के ऊपर, अराउंड 1.3 1.5 घंटे का सेशन है, समय मिलता है उसे देखिएगा। वो उसको देखने के बाद आपको रियल हिस्ट्री समझ में आएगी कि मंडी सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा, ये बेसिकली इस आर्टिकल को मैं सम अप कर दूं आपके सामने, तो ये कहना चाह रहे हैं जो हम प्रोक्यूरमेंट करते हैं ना सर किसान से, जो किसान होता है हमारा, ये गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट किसान से प्रोक्यूरमेंट कर रही है ना, बीच में कौन आता है सर, बीच में आ जाता है मिडिलमैन, बीच में आ जाते हैं मिडिलमैन। ये मिडिलमैन क्या करते हैं, किसान से इसका अनाज लेते हैं और गवर्नमेंट को दे देते हैं, और इससे क्या होता है, इससे किसान को जो पैसा होता है वो कट के मिलता है या कम मिलता है। अब गवर्नमेंट इस मिडिलमैन को हटाने की बात कर रही है, और गवर्नमेंट कह रही है कि हम सीधे सीधे जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे, जिससे कि किसान की फसल क्या है, किसान कौन सी फसल उगा रहा है, कितने अमाउंट है किसान की फसल का, वो सब जो है हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल में आ जाएगा। एंड देन उसके द्वारा हम किसान से जो है अनाज खरीद लेंगे, और इसे जो है एकदम हम पे कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, डायरेक्ट जो है बेनिफिशरीज को फायदा मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए ये न्यूज पढ़िएगा एक बार, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। सेंटर करेक्टिंग हिस्टोरिकल मिस्टेक ऑफ नेग्लेक्टिंग असम, ठीक है। सर मोदी जी साहब ये कह रहे हैं कि असम को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे बीच में। असम क्या था सर, एक ऐसा स्टेट था जिसकी बहुत हाईएस्ट रेवेन्यूज थे एक टाइम पे। उस दिनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड टी यूज्ड टू रीच चिटागोंग पोर्ट एंड कोलकाता वाया ब्रह्मपुत्र, पद्मा एंड मेघना रिवर्स एंड द रेलवे। उस टाइम पेट्रोलियम टी जो है असम से चिटागोंग जाता था, वहां से कलकत्ता, वहां से जाएगा कलकत्ता, और जाता कैसे था, ब्रह्मपुत्रा से जाएगा, मेघना से जाएगा, आपका पद्मा से जाएगा, या फिर रेलवे के द्वारा जाएगा। और एक कनेक्टिविटी जो थी, यही रीजन था असम की प्रॉस्पेरिटी का। बट क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ सर, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मॉडर्नाइज नहीं किया और असम को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ काम आपका जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने किया है। अभी क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ मिलकर काम कर रही है, जो ये कनेक्टिविटी है इसमें काम कर रही है, ब्रह्मपुत्र की कनेक्टिविटी में सुधार ला रही है। इससे क्या होगा, स्टेट के जो रेवेन्यूज है वो बढ़ पाएंगे, ठीक है। और इन्होंने ही अंडरलाइन द सेंटर कमिटमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द स्टेट व्हाइल वर्चुअली लॉन्चिंग महाबाबू ब्रह्मपुत्र, अ पैकेज ऑफ multimodal water connectivity project that includes a 19.282 kilometer bridge which will be India's longest along the river। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। महाबाबू ब्रह्मपुत्र अब पैकेज है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसमें कि एक ब्रिज भी शामिल है, ठीक है। चलिए एक ये भी हमारे पास न्यूज है, कौन सी, एक न्यूज हमारे पास ये भी शामिल है। न्यूज क्या है, रिमोट वोटिंग सिस्टम क्या होता है सर। पहली बात तो ये है, रिमोट वोटिंग सिस्टम क्लिया विलिया से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बात करनी है रिमोट वोटिंग सिस्टम की। रिमोट वोटिंग सिस्टम क्या है सर, ये मैं लिख के लेके आया हूं। रिमोट वोटिंग सिस्टम कुछ नहीं है सर, जो इलेक्शन कमीशन था उसने कोलैबोरेट किया किसके साथ में, आईआईटी मद्रास के साथ में, कि हम एक नई टेक्नोलॉजी में काम करेंगे जिसमें कि टू वे रिमोट वोटिंग होगा इन कंट्रोल एनवायरनमेंट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आईआईटी मद्रास जो है एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद करने वाली है, ठीक है। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें यह है, मान लीजिए आजकल क्या हुआ है ना, हमारा बहुत सारा मजदूर जो है, मानिए कोई दिल्ली का कोई मजदूर हमारा बिहार का है, अब वो क्या हो गया, वो काम की तलाश में कोविड के बाद दिल्ली आ गया। अब अगर बिहार में वोटिंग होगी तो वोट देने बिहार नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा, दिल्ली में ही ना, उसके नियर बाय प्लेस में, दिल्ली में ही उसके नियर बाय प्लेस में कुछ प्री डेजिग्नेटेड साइट्स होंगी जहां पर वो जाके अपना वोट कर सकता है, और वो उसका वोट बेसिकली कहां पर काउंट होगा, बिहार में काउंट होगा। समझ में आया, मतलब मैं अपनी लोकल एरिया में वोट कर सकता हूं, मुझे अब वापस अपने घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है आधार लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, ठीक है। समझ में आया आपका, which enable voters to cast their vote from any part of the country irrespective of where they are registered to vote or even abroad, ठीक है, without going to designated polling station of their respective constituencies। For example, the system would allow a Delhi based register who happens to be in Hyderabad to cast his vote in election in the capital electronically। मतलब मैं दिल्ली में ही अपना वोट दे दूंगा, मुझे बिहार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया मुझे लगता है आपको, थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं सर, आज थोड़ा समय कम है हमारे पास, तो एटलीस्ट न्यूज का एक बार हम सारा देख लें कौन कौन सी न्यूज है, बाकी मुद्दे तो चलते रहेंगे सर आगे, ठीक है। अब व्हाट्सएप मैसेज की एक पॉलिसी आई है, ये आप जानते हैं, अभी व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी के लिए स्टे लगा दिया है मई तक, ठीक है। ये पॉलिसी क्या थी, थोड़े इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉलिसी क्या थी, थोड़ा इसके बारे में एक बार बात हम कर लेते हैं। देखिए दो होता है, एक होता है व्हाट्सएप जो हम यूज करते हैं, एक होता है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, ठीक है। अब जो व्हाट्सएप हम यूज करते हैं ना, जैसे मानिए मैं हूं, मैंने जो है इनको एक एसएमएस किया है, ठीक है, मेरा प्लेस, मेरी लोकेशन, मेरा मोबाइल, मेरा नंबर और इसका भी सेम, सब व्हाट्सएप के पास है। लेकिन इसके अलावा जो मैं मैसेज कर रहा हूं ना, जो मैं मैसेज कर रहा हूं ना, ये क्या होगा, ये एंड टू एंड ट्रांसक्रिप्टेड होगा, एनक्रिप्टेड होगा, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगा। मतलब ये कोई नहीं देख पाएगा, ये मैसेज मेरे कोई नहीं देख पाएगा, इवन व्हाट्सएप भी नहीं देख पाएगा। लेकिन जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होता है ना,
जहां पर एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल जिसका एक व्हाट्सएप ग्रुप या कंपनी मान लीजिए ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो लोकेशन तो सबकी सेम ही रहेगी, इसका नंबर, प्लेस, लोकेशन, मोबाइल, ये सब तो व्हाट्सएप के पास होना ही है, अनिवार्य है, जैसे यहाँ पर होता है। लेकिन इसके अलावा ना जो इनकी चैटिंग है ना वो भी व्हाट्सएप के पास जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप इससे जो है बिजनेस करता है। इनकी चैटिंग जो है वही व्हाट्सएप के पास रहती है कि ये आदमी अमूमन कौन सा सामान खरीद रहा है, किससे, इस कंपनी से। ठीक है। अब क्या हुआ, व्हाट्सएप ने पॉलिसी में चेंज किया। व्हाट्सएप ने कहा कि जो ये डेटा है, क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है, तो जो ये डेटा है ना, इन्होंने कहा ये डेटा हम, जो ये डेटा है ये हम देंगे फेसबुक का, और बिजनेस अकाउंट के केस में हम ये डेटा और जो ये डेटा है ये भी हम किसे देंगे, फेसबुक को। इससे क्या हुआ, हड़कंप मच गया। बेसिकली व्हाट्सएप ने जो कहा कि हम मैसेज को जो है फेसबुक को देंगे, वो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट की बात की गई थी, और हमने क्या माना, वो व्हाट्सएप अकाउंट है जो इंडिया यूज करता है। बिजनेस अकाउंट इंडिया में बहुत कम यूज होते हैं, इंडिया में हम मान लेते हैं 80% हम यही यूज करते हैं, और इस केस में हमारे मैसेज जो है वो आज भी सेफ है। लेकिन इसके अलावा क्या है ना, हम फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में के पास क्या है, हमारी पिक है, हमारी ईमेल है, मेरी चॉइस क्या है, ठीक है, मेरा टेस्ट क्या है, मेरी पसंदीदा एक्टिविटी क्या है। तो फेसबुक के बाद ये सब चीजें मेरे पास, फेसबुक के पास मेरी ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा फेसबुक को ये भी मिल जाएगा, मेरा प्लेस, मेरा लोकेशन, मेरा मोबाइल, मेरा नंबर। तो फेसबुक के पास मेरा पूरा एक डेटा हो गया। अगर फेसबुक से कहा जाए कि निशांत प्रणाली का डेटा लिखो, तो ये मेरे बारे में सब कुछ लिख देंगे। और जैसे कि डेटा आजकल की जो है ऑयल है, डेटा आजकल का ऑयल है, तो अगर फेसबुक के पास इतना डेटा रहेगा तो ये बहुत ही हानिकारक है, समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मैसेजेस हैं ये शेयर नहीं होंगे, और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में जो है ये तीनों एसएमएस जो है फेसबुक को शेयर होंगे, जिससे कि फेसबुक जो है जान पाएगा कि जो इंडिविजुअल है ये आमूमन क्या खरीदारी करता है इस अकाउंट होल्डर से, और वो उसी के हिसाब से जो इसकी फेसबुक की ईमेल, जो फेसबुक आईडी है उसमें इसको ऐड दिखाएगा। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली बिजनेस है, ठीक है। और अभी फेसबुक क्या कह रहा है, अब फेसबुक कह रहा है कि हम खुद जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैली है इसको ठीक करेंगे, और ये लिखा हुआ है, Facebook, WhatsApp cannot read or listen to your personal conversation as they are end-to-end encrypted. WhatsApp can't see your shared location as well. We are committed to your privacy. तो WhatsApp कुछ नहीं कर रहा है, इसको एंडोर्स कर रहा है, क्योंकि फिलहाल WhatsApp ने जो अपना प्राइवेसी का जो प्लान था इसको जो है थोड़ी देर के लिए टाल दिया है, जो कि लगभग मई तक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम साहब ने क्या कहा है यहाँ पर, पीएम साहब ने कहा है, और बहुत ही मतलब इनकी बातें सुन के सर मुझे लगता है कभी कभी कि इंडिया वाकई में आगे बढ़ रहा है। और इनकी नहीं सर, इंडिया एक ऐसा महान देश है कि अब हमेशा हमने लोगों की हेल्प की है, हमने कभी एक्सपेंशनिस्ट वाली सोच को रखा ही नहीं है। अगर कोई देश हमसे कहता है कि हम उसकी बाउंड्री छीन रहे हैं सर, तो वो देश बेवकूफ है, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या इतना अच्छा इनिशिएटिव है, ये कहना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए ना, जो हमारे मेडिकल स्टाफ होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी भी देश को मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें उस केस में अपने मेडिकल स्टाफ को कुछ स्पेशल वीजा प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो साउथ एशिया में जा पाए, नेशंस में, चाहे वो रिसर्च के लिए हो चाहे वो उनकी हेल्प करने के लिए हो। तो स्पेशल वीजा की उन्होंने बात की है। अब किस किस जगह बात की है, एक सेक्रेटरी लेवल वर्चुअल मीटिंग हुई थी, ठीक है, कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर, जिसमें कि पाकिस्तान ने भी शेयर किया, पाकिस्तान ने भी पार्ट लिया था, और इसको चेयर किसने किया, राजेश भूषण जी ने, ठीक है। और लेकिन मोदी जी ने ये कहा, और मोदी जी ने कहा था, इन्होंने कहा ये वर्कशॉप में जो कोविड-19 मैनेजमेंट की है, एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इन टैकलिंग पेंडेमिक एंड द वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब क्या किया है इन्होंने, एक और चीज कही है, इन्होंने कहा है कि सिविल एविएशन से कि हमें एक एयर एम्बुलेंस का निर्माण करना चाहिए, जो कि कॉन्टिजेंसी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जा सके, चाहे वो कंट्री के अंदर हो चाहे वो कंट्री के बाहर हो, ठीक है। और कोविड-19 का जो डेटा है उसको हमें जो है इफेक्टिव, जो है उनका स्टडिंग डेटा हमें इफेक्टिव वे से करना चाहिए। और अच्छी बात क्या थी ना, इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, मॉरिशियस, नेपाल, पाकिस्तान, सीचेल्स एंड श्रीलंका। इंपॉर्टेंट नाम था पाकिस्तान। और हमारे प्रपोजल को sources said all countries including Pakistan supported the PM proposals and suggested a structural discussion for regional cooperation to tackle them forward। समझ रहे हैं, हमारे जो पीएम ने एड्रेस किया उसको पाकिस्तान ने भी जो है सपोर्ट किया है। एड्रेस कुछ नहीं किया, इन्होंने बात की मेडिकल स्टाफ को जो है इमरजेंसी वीजा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस इन्होंने रीजनल एम्बुलेंस की बात की, और प्लस इन्होंने कहा हमें साथ में आके
क्या करना चाहिए, कंपाइल और डेटा को स्टडी करना चाहिए कि कोविड-19 की दवाई कितनी इफेक्टिव है। Today the hope of our region and the world are focused on rapid deployment of vaccines. In this too, we must maintain the same cooperative and collaborative spirit. बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए, ये है आसाम बॉर्डर को लेकर सर। ऑनेस्टली मैंने ये आर्टिकल पढ़ा नहीं है अभी, ये ऑनेस्टली मैं बताऊंगा आपको, मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है सर अभी, ये मैं कल वाले पेपर में कवर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने नहीं पढ़ा है आर्टिकल। ये देख लेते हैं, ये हमारे एनवॉय आए थे, यूरोपियन यूनियन के जो स्पेशल एनवॉय थे, इनका विजिट था श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। तो चौथी बार ये आ रहे हैं, 2 दिन का विजिट था, और इन्होंने क्या कहा है कि हमें चेंजेस दिख रहे हैं, हमें चेंजेस दिख रहे हैं। कहां पर? विजिबल चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कौन कह रहे हैं? एनवॉय कह रहे हैं। ठीक है, कहा है कि विटनेसिंग अ विजिबल चेंज इन द यूनियन टेरिटरी, change is visible in Jammu and Kashmir. The envoy visit to Jammu and Kashmir is an eye opener and improves the understanding of important issues concerning Jammu and Kashmir. ठीक है, इसके अलावा और क्या कहा गया सर? और कुछ नहीं था, बाकी आप याद रखिएगा कि एनवॉय जो आए थे, इन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में सिचुएशन जो है बहुत अच्छी है, और हम देख के जो है हमें अच्छा लगा है। ठीक है, बाकी जो पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तो उस बारे में भी हम देख लेंगे। ठीक है, और कोई न्यूज है हमारे पास? हाँ, ये है एक सर्वे। समझिए, जब लोकसभा में सवाल पूछा गया हमारे मिनिस्टर साहब से, संतोष कुमार गंगवार साहब से, कि साहब क्या आपके पास डेटा है कितने माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं आपका शहरों से गांव में गए हैं, तो गंगवार साहब ने कहा नहीं साहब, हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं है। और जब आपके पास मजदूर वर्करों का डेटा नहीं है, कितने मजदूर शहर से गांव में गए हैं, तो कितने मजदूरों की डेथ हो गई, क्या उसका डेटा आपके पास है? नहीं है। हम हमेशा से सर कहते हैं डेटा और डेटा, हर खेल अब डेटा के ऊपर है सर। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझिए, जो लोग जानते हैं डेटा की अहमियत, वो समझ सकते हैं कि डेटा एक गोल्ड है आज के जमाने में। और अभी क्या हो रहा है, अब सर्वे हो रहा है टू एड्रेस डेटा गैप ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, जब आपके पास डेटा ही नहीं है कि कितने मजदूर गांव शहर से गांव गए, तो आप पेंडेमिक को क्या ठीक करेंगे सर? उन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपने मनरेगा स्कीम चलाई है, चलिए आपने इस बार उसका अलॉटमेंट बढ़ा दिया है, पिछली बार 202 रुपए पर पर्सन कर दिया है, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट से बढ़ा के शायद 120 या 130 कर दिया था आपने उस टाइम पे। लेकिन सर आपके पास आंकड़े तो होने चाहिए ना, कितने लोग हैं गांव में और कितने लोग अब गांव से जो है शहर जाएंगे। तो आंकड़े बहुत जरूरी है सर, बिना आंकड़ों के आप कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए वही फेसबुक का इशू है जो मैंने बात की। ठीक है, कि फेसबुक ने एक दिन के लिए पूरा बंद कर दिया था, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सर क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, स्ट्रगल ऑफ पावर है। ये स्ट्रगल ऑफ पावर हो रहा है किसके बीच में? जाइंट मीडिया कंपनी के बीच में और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में। लेट्स सी कौन आगे आएगा। बट इसके साथ देखिए दिक्कतें क्या हो रही हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। अगर फेसबुक न्यूज कंटेंट को ब्लॉक कर देगा तो इससे क्या होगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी, मतलब कि जो फर्जी न्यूज है वो फैलना ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जो हम वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो फेसबुक ने क्या किया, कुछ हेल्थ वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया, जो हेल्थ के आपके कुछ चैनल थे उसको ब्लॉक कर दिया, या पेपर को ब्लॉक कर दिया। उससे क्या हुआ, जो वैक्सीन ड्राइव चल रहा है उसमें उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ हेल्थ जो आपके थे, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के चैनल थे या एसेंशियल सर्विस के चैनल पेपर थे, उसको भी जो है इनके लिंक को भी इसने ब्लॉक किया था। ठीक है, चलिए अभी आगे आते हैं। कोई अच्छी न्यूज है हमारे पास इसमें इकोनॉमी में आज? हाँ, ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं, मुझे थोड़ी सी न्यूज ये भाई थी, अच्छी लगी थी। इसमें कहा गया है कि लेट इंडस्ट्री हेल्प विद वैक्सीन रोल आउट, और ये कौन कह रहा है? CII कॉम। ठीक है, अब ये कह रहा है worried about India's vaccine stockpile expiring if the COVID-19 vaccine rollout is not ramped up quickly. Industry Association CII has urged the government to allow private sector health providers to administer vaccines and let business inoculate their employee and communities around their operations. मतलब सर जो वैक्सीन हो रहा है ना, ये आप प्राइवेट कंपनी में छोड़ दो, जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है वो इसको टेक केयर करेगा।
ठीक है, ये इसमें बात की गई है, एक बार आप आर्टिकल पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। बाकी विजय कुमार साहब जो है हमारे एचसीएल टेक्नोलॉजीज के जो सीईओ हैं, ये कहते हैं कि आईटी कंपनी जो है अपना साइज जो है डबल कर सकती है, कब? 4 से 5 ईयर में। क्योंकि साहब देखिए जमाना जो आ रहा है वो आईटी कंपनीज का ही आ रहा है। ठीक है, आप भी जानते हैं, चाहे आप कितनी टेक्नोलॉजी लीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप ले लीजिए, ठीक है, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें हैं सर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ले लीजिए, ठीक है, मशीन लर्निंग आप ले लीजिए। तो ये सब क्या करती है, ये सब आईटी सेक्टर को प्रमोट करती हैं। तो हमारा जो आने वाला समय है वो उसमें आईटी इंडस्ट्री जो है उनका साइज जो है डबल हो सकता है, ये कहना है किसका? एचसीएल टेक्नोलॉजीज के सीईओ का। इस साल हम 25 लाख टन ऑफ शुगर जो है एक्सपोर्ट करने वाले हैं और अब बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। ये कौन कह रहा है? इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन। ठीक है, चलिए, जो टेलीकॉम है उन्होंने डिपॉजिट कर दिए हैं 13,475 करोड़ रुपीस। क्यों किए हैं? इसको हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। क्यों किए हैं? क्योंकि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन शुरू हो रहा है कब से? मार्च 1 से। ये छोटी सी न्यूज थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर, अभी के लिए इतना ही सर। थोड़ा सेशन छोटा रहा सर आज, ठीक है। अगर कुछ न्यूज आपको डीप में नहीं समझा पाया होगा तो मुझे प्लीज माफ करिएगा, ठीक है। सिर्फ आज की ही बात है, कल से मैं दोबारा से अपने वही मोड में आ जाऊंगा जिसमें कि मैं पूरा डीप एनालिसिस लेता हूँ। बाकी ये मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है आज, होपफुली शायद ये आपको पसंद आए। क्योंकि समझिए सर, लोग जो है आधा घंटा या 1 घंटे का वीडियो 1 घंटे का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी ये मेरी जो वीडियोस है ये किसी यूपीएससी जो प्रिपेयर कर रहा है उन तक अगर पहुंचेगी तो वो समझ पाएंगे कि हिंदू आधे घंटे में पढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि हिंदू का मैं सारी न्यूज आपको आधे घंटे में कवर करके दे दूं। ठीक है, चलिए सर, अभी के लिए इतना ही। स्टे ट्यून कल के सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय।